हेलो गाइज, मैं अंकित नहरान आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IPAN साइंस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के कुछ तथ्यों के बारे में। देखिए, आप जिस जगह खड़े हैं, अगर हम उससे थोड़ा लेवल अपना ऊपर करते हैं और उससे ऊपर चलते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है। अगर इससे भी ऊपर चलते हैं तो हमें पता चलता है कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। उससे भी ऊपर चलते हैं तो हमें पता चलता है कि सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है और उस सूरज के चारों तरफ हमारी पृथ्वी जैसे कई छोटे बड़े अलग अलग साइज के 9 बॉडीज, ऐसे 9 सेलेस्टियल बॉडीज जो इसके राउंड कर रही हैं, यानी कि ऐसे खगोलीय पिंड 9 जो सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। अगर उससे भी अपना लेवल हाई करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा चमकता हुआ सफेद रंग का एक तारा सा दिखाई देगा जो कि हमारा सूर्य होता है। और ऐसे तारे, ऐसे सूर्य न जाने अरबों खरबों की संख्या में, लगभग जो अभी तक ज्ञात हुआ है वो 400 अरब से 500 अरब के बीच में तारों की संख्या का अनुमान लगाया गया है। और ऐसे तारों की संख्याओं का अनुमान लगाने के बाद जो हमारी संरचना बनकर आती है उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। उस आकाशगंगा में ऐसे तारे, धूल, खगोलीय, जिसको हम बोलेंगे कि सेलेस्टियल डस्ट, खगोलीय धूल, गैस और इसी तरीके से अन्य बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से मिलकर जो संरचना बनती है उसको हम बोलते हैं आकाशगंगा। अब इस आकाशगंगा कैसी होती है, क्या चाहिए, इसका मैं थोड़ा आपको डिस्क्राइब करता हूँ। आकाशगंगा को हम अपनी भाषा में मंदाकिनी भी बोलते हैं, गैलेक्सी भी बोलते हैं और यूनानी भाषा में इसको गाला बोलते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से अगर हम आगे और बात करें तो एक गैलेक्सी में करीब करीब 400 से 500 अरब के बीच तारे होते हैं और हर एक तारे के चारों तरफ घूमने वाले कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, यानी कि खगोलीय पिंड होते हैं जिनको हम प्लेनेट के नाम से जानते हैं। और हर एक प्लेनेट के चारों तरफ कुछ ना कुछ उपग्रह घूमते रहते हैं जिन्हें हम उपग्रह बोलते हैं। कुछ बॉडीज घूमती रहती हैं, जैसे कि पृथ्वी के चारों तरफ हमारे चंद्रमा घूमते हैं। अब बात करें आकाशगंगा के साइज की, आकाशगंगा की आकृति क्या है। आकाशगंगा 3-4 प्रकार की होती है, जिनमें से वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, सर्पलाकार, ये हमारी मुख्य हैं। हमारी वाली जो आकाशगंगा है, जिस आकाशगंगा में हमारा सूर्य है और जिस सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी है, वो वाली आकाशगंगा सर्पिलाकार होती है। यानी कि सर्पिलाकार में इस तरीके से बताऊं आपको कि एक केंद्र है, किसी भी चीज का एक केंद्र हमने लेकर चले, उसके चारों तरफ वो चीज घूम रहे हैं। और वो चीज क्या है, वो तारे घूम रहे हैं। किनारों पर तारों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम, धीरे धीरे दूर दूर पर है। एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी आकाशगंगा में जो तारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वितरित होते हैं, वो एक समान दूरी पर नहीं होते। हर एक तारे की अलग अलग डिस्टेंस होती है। अब आकाशगंगा के एक सिरे से दूसरे सिरे की जो बीच की डिस्टेंस है वो इतनी है कि 1,00,000 प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष आपके लिए नया शब्द है, मैं उसको बता देता हूं कि प्रकाश वर्ष का मतलब है कि एक साल में प्रकाश अपनी चाल से जितनी दूरी तय करेगा उसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। साइंस में, फिजिक्स में ये एक प्रकाश वर्ष हमारा होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। ठीक, ये हमारी डिस्टेंस होती है एक साल में, या एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। अब ये जो गैलेक्सी है, हमारी आकाशगंगा है, आकाशगंगा के दोनों सिरों के बीच में जो दूरी है वो इतनी दूरी है कि अगर यहां से प्रकाश छोड़ा जाए और यहां तक पहुंचने में उसको 1,00,000 साल लग जाएंगे। मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि यहां से यहां तक, आकाशगंगा के इस सिरे से दूसरे सिरे तक प्रकाश यदि छोड़ा जाए तो उस प्रकाश को यहां से यहां तक आने में पूरा 1,00,000 साल लग जाएंगे। इतनी दूरी हमारी आकाशगंगा की है। अब आपको बता दूं आकाशगंगा की आकृति के बारे में। आकाशगंगा जो है वो एक इस तरीके से होती है जैसे कि हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, जो सीडी होती है, डीवीडी वाली जो सीडी होती है, इस टाइप से। लेकिन फर्क इतना है, इस डीवीडी की खुद की जो मोटाई है वो मोटाई है 3000 से 6000 के बीच। सिरे पर जो मोटाई है, लास्ट में कोनों पर, इसके बीच में जो मोटाई है वो 15,000 प्रकाश वर्ष की मोटाई है और किनारों पर 3 से 6,000 प्रकाश वर्ष की मोटाई है। और जो तारे हैं वो बहुत ही ज्यादा सघन है। सघन का मतलब डेंस, बहुत ज्यादा नजदीक है और इतने ज्यादा नजदीक है कि वहां पर ऐसा लगता है अगर हम दूर से देखें कि जैसे बहुत एक चमकीला एक बहुत बड़ी बॉल रखी हुई हो, जबकि वो एक बॉल नहीं है, वो बहुत सारे तारों का समावेश है। बहुत सारे तारे वहां पर डेंस हैं, इकट्ठे हैं।
और धीरे 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 जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता जाता है, किनारों की तरफ हम चलते हैं, तो तारों की जो संख्या है वो धीरे धीरे उसकी जो डेंसिटी है, वो घनत्व जो है वो कम होता जाता है, यानी कि बराबर आयतन में कम कम होते चले जाते हैं वो। इसी तरीके की हमारी ये आकाशगंगा का साइज होता है। अब इस आकाशगंगा के मैंने आपको व्यास भी बता दिया कि व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष होता है। इसकी किनारों पर मोटाई 3000 से 6000 के बीच में होती है, 3000 से 6000 प्रकाश वर्ष के बीच में होती है। केंद्र की जो मोटाई है वो केंद्र की जो मोटाई होती है वो 15,000 प्रकाश वर्ष की होती है। अब इस ऐसी छोटी मोटी आकाशगंगाओं से मिला करके, ये छोटी मोटी मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ब्रह्मांड के लेवल पर हम बात करें तो ये आकाशगंगाएं करीब करीब 100 अरब बैठती हैं। अनुमान लगाया गया है क्योंकि अभी तक कंफर्म हम बता नहीं पाए थे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि वहां से स्पीड ऑफ लाइट से हम वहां जाकर के पता कर सकें। जितने भी आकाशगंगाएं हैं करीब करीब 100 अरब आकाशगंगाओं को मिला करके हमारा ब्रह्मांड बनता है। ऐसी संरचना बनती है कि जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। एक अलग अलग बहुत दूरी पर होती हैं ये आकाशगंगाएं, अपने आप में बहुत दूरी पर होती हैं, एक दूसरे से अलग अलग इनकी दूरी होती है। हमारा जो सूर्य है, अक्सर आप सभी सोचते होंगे कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन आपको मैं बताऊं सूर्य भी चक्कर लगाता है। और वो किसका चक्कर लगाता है? जिस आकाशगंगा में वो स्थित है, जिस आकाशगंगा में वो स्थित है, जिस कॉम्पैक्ट डिस्क में वो स्थित है, वो उसके केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाता है। हमारा सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से करीब 30 से 35 हजार प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष में बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप एक बार में समझ जाइएगा कि प्रकाश वर्ष हम उस दूरी को कहते हैं कि जहां तक प्रकाश को पहुंचने में जितना टाइम लगे वो हमारे प्रकाश वर्ष होता है। जैसे मैं अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ कि सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से 30,000 से 35,000 प्रकाश वर्ष दूर है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि सूर्य से उसके केंद्र तक प्रकाश पहुंचने में 30 से 35,000 साल लग जाएंगी, इतनी दूरी पर है। और ये अपनी एक निश्चित रफ्तार से घूमता है, जो रफ्तार है 241.6 किलोमीटर प्रति सेकंड उस केंद्र के चारों तरफ ये घूम रहा है। और ये जो घूमने का इसका एक पूरा चक्कर है, जो इसका टाइम पीरियड है कि यहाँ से स्टार्ट करने के बाद पूरा चक्कर लगाने के बाद जब यहाँ तक आएगा, उसमें जो टाइम लगेगा वो 22.5 करोड़ साल लग जाते हैं इसमें। यानी कि पूरे सूर्य का आकाशगंगा के केंद्र के परितः चारों तरफ परिक्रमण करने में जो लगा समय, आवर्तकाल, टाइम पीरियड 22.5 करोड़ साल होता है। इसी के साथ अब बात आती है कि इतनी सारी आकाश गंगाओं को जो मिलाकर जो एक संरचना बनती है, उस संरचना को हम कहते हैं ब्रह्मांड। और एक बात आपके लिए मैं बता दूं, एक ब्रह्मांड हो गया और ऐसे ही अरबों खरबों ब्रह्मांड मिलाकर के एक नई चीज बनती है, नया कंस्ट्रक्शन बनता है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीवर्स। ये अभी तक सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अभी तक ही इसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। ये अवधारणा है, बस एक सोची समझी काल्पनिक इमेजिनेशन है कि ऐसे ब्रह्मांड अरबों खरबों मिलाकर के एक ऐसी संरचना बनाएंगे जिसका नाम होता है मल्टीवर्स। अब इस ब्रह्मांड के बारे में हम बात करें कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे, इसका विचार कहाँ से आया, इसके बारे में सोचना शुरू कब से हुआ, तो आपको मैं बता दूं, हमारे भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने सबसे पहले इसकी कोशिश की थी। उन्होंने सब कुछ लिखा भी था कि पृथ्वी किस चाल से घूमती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है कि गोल है, चपटी है, और कितने आकाशगंगा हैं, सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने जिन दस्तावेजों पर लिखा, वो दस्तावेज बहुत टाइम गुजरने के बाद वो दस्तावेज खो गए, जिसके कारण उनके नाम पर कोई भी पेटेंट नहीं हो पाया। तब उसके बाद सन 140 ईस्वी में क्लॉडियस टॉलमी ने बताया कि अर्थ के चारों तरफ पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगाता है। यानी कि अर्थ को केंद्र मान करके, सेंटर मान करके पूरा ब्रह्मांड उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। और उनके इस अवधारणा को नाम दिया गया था भू केंद्रीय अवधारणा, यानी कि जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। लेकिन ये कहां तक सही था, कहां तक गलत था? देखिए, गलत या सही का अंदाजा तब पता चलता है जब उससे अलग हटके कोई चीज दूसरी नहीं आ जाए। तो इसके बाद 1543 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है। यानी कि पूरा ब्रह्मांड सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और ये अवधारणा कितनी सही कितनी गलत, ये अभी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक मैंने जो बोला आप उससे समझ गए होंगे कि कितना सही कितना नहीं। लेकिन इस अवधारणा ने बहुत ही क्रांतिकारी चेंज ला दी, और वो चेंज था कि 1805 में हर्शेल, ब्रिटेन के खगोलज्ञ थे हर्शेल, उन्होंने बताया
कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो सूर्य के परितः चारों तरफ परिक्रमा तो करता है, लेकिन ये जो हमारा सौरमंडल है, जो सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह हैं, जो सौरमंडल है पूरा, हमारा जो सूरज है वो पूरी एक आकाशगंगा का अंश मात्र है। यानी कि अगर आकाशगंगा में इतनी बड़ी कहूं तो इसमें सुई की नोक के बराबर जो जगह होगी वो हमारी एक आकाशगंगा का सौरमंडल है, इतनी अंश मात्र है। इस तरीके से फिर 1925 में द्वारा कोशिश की गई एडविन पी हब्बल के द्वारा। 1925 में एडविन पी हब्बल ने बताया था कि ब्रह्मांड का जो व्यास है, ब्रह्मांड का जो डायमीटर यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जो दूरी है, उन्होंने वो बताई थी 250 प्रकाश वर्ष, यानी कि 250 प्रकाश वर्ष, यानी कि यहां से यहां तक प्रकाश को पहुंचने में 250 साल लग जाएंगे। लेकिन ये कहां तक सही कहां तक गलत, आप इस बात का अंदाजा पहले ही लगा सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही इसके बारे में बता चुका हूं हमारी आकाशगंगा के बारे में कि कितनी होती है कितनी नहीं होती। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में बताने से पहले, इसकी उत्पत्ति के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। हमारी आकाशगंगा जिसमें हमारी पृथ्वी अवस्थित है, उस आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला, इंग्लिश में मिल्की वे। हमारे और भी इसको नाम दिया गया है, और उर्दू फारसी में इसका जो नाम होता है वो होता है राह ए शीरी, यानी कि राह तो आप सभी समझते हैं, और शीरी का मतलब होता है दूध, यानी कि दूध का रास्ता। जो हमारी आकाशगंगा है वो तारे इतने पास पास हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई दूध की नदी बहती हो, इसीलिए उसका नाम दुग्ध मेखला, मिल्की वे, राह ए शीरी नाम रखा गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अभी तक तो मैंने आपको बताया था कि विचारधारा कहां से हुई, कैसे कैसे इसकी शुरुआत, इसके बारे में खोजने की शुरुआत किस किसने करी और कैसे कैसे करी। लेकिन अब मैं बताता हूं कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो देखिए, इसकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए, क्योंकि देखो हर एक चीज को हर कोई सही नहीं मान सकता, इसीलिए हर कोई साइंटिस्ट अपना अलग अलग बताता है कि ब्रह्मांड क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसके 4 सिद्धांत हैं ब्रह्मांड उत्पत्ति के, जो अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अनुसार दिए हैं। सबसे पहला जिनमें जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, कीर्तिमान है, वो है महाविस्फोट सिद्धांत, इंग्लिश में बात करें तो बिग बैंग थ्योरी। दूसरा है हमारा पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, यानी कि दोलनी गोली सिद्धांत। तीसरा है हमारा स्टेडी स्टेट थ्योरी, यानी कि स्थायी अवस्था सिद्धांत। और सबसे लास्ट चौथा है इन्फ्लेशनरी सिद्धांत, यानी कि स्फीति सिद्धांत। अब इन चारों सिद्धांतों के बारे में आपको बारीकी से, बिल्कुल बारीकी से आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो ज्यादा बेहतर होगा कि मैं आपको अगली वीडियो में इसके बारे में इन चारों सिद्धांतों के बारे में अगली वीडियो में पूरी बारीकी से समझा पाऊं। इसी तरीके से रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल IPAN साइंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।